हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक से 5 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं और आज जो है हम करंट अफेयर को थोड़ा सा टच करेंगे। देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द फर्स्ट एवर लो पंजेंट मस्टर्ड दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस, राइट। इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट है अ जीन एडिटेड मस्टर्ड वैरायटी बेस्ड ऑन CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग। सेकेंड है a non-GM and trans-gene free variety with low glucosinolate content. One only, two only, both one and two, none of the above. अब देखो इसको आप स्टॉप करके अपना आंसर दे सकते हो। तो ये पहली बात है, कहाँ से आया? तो अभी रिसेंटली जो है हमने इसको किया। आपको पता है कि फ्यू मिनट के अंदर जो है मैंने इसको अभी रिसेंटली करवाया है। आप क्या करोगे, आप सर्च कर सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा या उसके ऊपर, तो वहाँ पे क्या है जीन एडिटेड मस्टर्ड करके आपको लिखना है, टाइप करना है, तो आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगी स्लीपी क्लासेस की तरफ से, ठीक है। तो ये मैंने अभी रिसेंटली करवाया था। तो इसका आंसर जो है आपको पता है कि दोनों सही है। पहली बात है कि जीन एडिटेड है। यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि ग्लूकोसाइनोलेट जो है इसकी वजह से पंजेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे मस्टर्ड ऑयल के अंदर, कनोला ऑयल वगैरह उनके अंदर पंजेंसी कम है, लोगों को अच्छा लगता है टेस्ट के अंदर। तो हमने इसको कम करना है। अब इसको कम करने के लिए हमने कुछ जीन जो है उनको वहाँ पे उनके एक्शन को ब्लॉक किया। अब यहाँ पे मतलब जीन एडिटेड तो है ना। और तो पहली स्टेटमेंट के अंदर यही लिखा है CRISPR-Cas9 बेस्ड जो है टूल यूज़ किया है हमने। इसके ऊपर ही आप जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी कितने टाइप की होती है यूट्यूब पे सर्च करोगे जीन एडिटिंग, आगे स्लीपी क्लासेस लिखते ना, 2 वीडियो है बनी पड़ी हैं। अब ये भी हो गया, पहली बात सही है। दूसरी नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है एंड ट्रांसजीन फ्री, मतलब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो GM प्लांट्स हैं उसके बीच में और जीन एडिटिंग के बीच में गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिफरेंशिएट किया था। वो इसके अंदर भी मैंने करवाया था आपको। गवर्नमेंट ने बोला कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसके अंदर जो है बाहर से कोई जीन लेके आएंगे, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, तो ये नॉन GM है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसजीन फ्री है, कोई बाहर से जीन नहीं, इसके अंदर हमने ऐड किया। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो अब इसके अंदर जो ग्लूकोसाइनोलेट का कंटेंट हमने कम कर दिया है, राइट। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द राइट आंसर। ये पूरा यहाँ पे आपको PDF के अंदर मिल जाएगा, बट ऑलरेडी मैंने उसको डिटेल में समझाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों जो क्रैश कोर्स है लास्ट ईयर जब हमने किया, तो उस टाइम पे जो है बहुत से बच्चों ने बोला कि सर लेट स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया। अब हम पहले एडवांस के अंदर लेके आ रहे हैं। तो क्रैश कोर्स है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। विद CSAT भी कर सकते हैं, विदाउट CSAT भी कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है प्रीलिम्स 24। यहाँ पे डेली क्लासेस जो भी, जैसे साइंस एंड टेक का मैं पढ़ाऊंगा, हर एक टीचर जो है अपनी क्लासेस लेगा। उसके बाद दोस्तों पूरा सिलेबस होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या उससे रिलेटेड चीज़ें हैं या और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो सब कुछ यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। स्पेशल बोनस जो दोस्तों यहाँ पे बजट इको सर्वे के ऊपर होगी, कैसे क्या टेक्निक है जिससे हम प्रीलिम्स के अंदर जो है मार्क्स अपने इंक्रीज कर पाए। CSAT की मास्टर क्लास होगी, स्पेशल मैप क्लास होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी कॉज्ड बाय, कैसे हो सकता है? म्यूटेशन इन माइक्रोब्स। सेकेंड है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग। थर्ड है इनएडिक्वेट डायग्नोस्टिक्स। फोर्थ है जीन ट्रांसफर इन माइक्रोब्स। यहाँ पे देखिए, तो आप अगर इसको स्टॉप करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, देखो हमें ये पता है कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, कई बार क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है ना, ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई वायरल डिजीज़ है, कोई जुकाम हो गया या कुछ इस तरह से है ना, कोल्ड है, तो आप लेकिन जो है एंटीबायोटिक खा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एक आप इनएप्रोप्रिएट जो ड्रग ले रहे हो, आपको एंटीवायरल चाहिए, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर आ गई। इसके अलावा जो है, जैसे मान लो आप गए तो आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन डायग्नोसिस गलत हो गया, उसके अंदर आपको उसने वायरल डिजीज़ बताया, एंटीबैक्टीरियल दे दी, वहाँ पे भी सेम केस लग जाएगा। इसके अलावा लोगों की जो है स्किप करना मेडिसिन है ना, जैसे मान लो आपको 3 टाइम बोला, आपने 2 टाइम खाई, एंटीबायोटिक है या कुछ भी है, तो उस तरह से जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है। ये तो हमें पता है, ये आम है। इसके अलावा जैसे एनिमल फीड के अंदर बहुत सी जो एंटीबायोटिक दी जाती हैं, स्पेशली पोल्ट्री फार्म के अंदर, ताकि वो जल्दी ग्रो करे, इतनी डिजीज़ ना हो, वो फिर जो नॉन वेजिटेरियन है उनकी बॉडी के अंदर वो ड्रग जाती है, तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके अलावा 2 और है। एक है माइक्रोब के अंदर जो है म्यूटेशन हो जाए, जैसे पहले मान लो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले बैक्टीरिया जो था वो ग्रो कर रहा है ना नॉर्मली, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसके ऊपर ड्रग काम कर रही है जो आप खा रहे हो,
उसकी बॉडी के अंदर जो है डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी, उसकी वजह से जो है ड्रग जो है काम करना बंद कर देती है और वहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके अलावा जीन ट्रांसफ़र होता है कि जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर 2 तरह के जो है माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं, एक है ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरे है नॉर्मल। इनके ऊपर तो ड्रग काम कर रही है, लेकिन जब रेप्लिकेशन और ये आगे डिवाइड होते रहते हैं ना, उस टाइम पे जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उससे कई बार जीन जो है दूसरे के अंदर चला जाता है, और जैसे जीन, क्योंकि इसके अंदर तो ड्रग रेजिस्टेंस है और जीन इसके अंदर ट्रांसफर हुआ तो इसके अंदर भी जो है ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे मैंने दिया हुआ, हॉस्पिटल यूज़, हॉस्पिटल के अंदर के थ्रू भी ये हो सकता है। थर्ड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस के बारे में पहली है स्पेस जंक और स्पेस डेब्रिस इज एनी पीस ऑफ मशीनरी और डेब्रिस लेफ्ट बाय ह्यूमन इन स्पेस। सेकेंड है लार्ज ऑब्जेक्ट कैन बी थ्रेट टू मैराइन लाइफ एंड अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। थर्ड है देयर इज नो लायबिलिटी कन्वेंशन डील्स विद डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। 1 and 2, 2 and 3, 1 ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्पेस डेब्रिस क्या है, स्पेस डेब्रिस के बारे में हमने पढ़ा कि 2 तरह की हो सकते हैं। इट कैन बी नेचुरल, जैसे मान लीजिए कोई एस्ट्रॉयड है, वो ब्रेक डाउन हुआ, वो मीटियोराइडल ऑब्जेक्ट बन गया, तो मीटियोराइडल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, डेब्रिस है, ठीक है। तो ये उस तरह की आ गई। देन आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है, कुछ भी जो है स्पेस के अंदर जो नॉन फंक्शनल है, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है। मान लीजिए आपको एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट खत्म हो गया, अब काम नहीं कर रहा, वो डेब्रिस है। कोई पेंट उड़ गया, कोई आपका कोई पार्ट गिर गया, कोई बैटरी है, कोई भी चीज़ है जो स्पेस के अंदर है, जो नॉन फंक्शनल है, वो सारी क्या है दोस्तों, जो ह्यूमन ने बनाई है, वो सारी डेब्रिस के अंदर आपके आ जाती है। अब ये डेब्रिस ऊपर से नीचे भी गिर सकती है, तो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ अभी तक। रीज़न क्या है, क्योंकि 70% जो है अपना ओशियन है। इसके अलावा वो कई बार स्पेस के अंदर ही जो है अपने एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे आती हैं, बर्नआउट भी होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि बहुत सी गिरी हैं, जैसे एक आई गेस रशिया की जो है कनाडा के अंदर गिरी थी, जिससे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ था। दूसरा स्काईलैब ऑस्ट्रेलिया के आसपास गिरी थी। तो मतलब लेकिन ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेजर अभी तक कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। देयर इज़ नो लायबिलिटी कन्वेंशन डील विद डैमेज, नहीं ऐसा कन्वेंशन है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपना ए जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पे जो कन्वेंशन है उसके अंदर देखते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या है कि जो मान लो जिस कंट्री ने लॉन्च किया, जैसे मान लो मैंने बताया रशिया का जो है कनाडा के ऊपर, तो अगर कोई किसी कंट्री ने लॉन्च किया, उसका इंपैक्ट किसी और कंट्री के ऊपर होता है, वो डेब्रिस बन के वहाँ पे गिरता है, डैमेज करता है, तो लायबिलिटी उस कंट्री की होगी जो उसको जिसने लॉन्च किया, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके अंदर, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। देन फोर्थ है फ्लॉप्स और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इन कंप्यूटिंग इज कॉमनली यूज्ड मेट्रिक टू मेजर द। क्या मेजर करता है कॉमनली, क्या किस चीज़ की मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं? प्रोसेसिंग पावर, एफिशिएंसी, मेमोरी बैंडविड्थ, लेटेंसी। 1 है 2, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, पहले दो क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली पूछा गया, तो पहले 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो ये अपना आंसर आएगा। मेमोरी बैंडविड्थ अलग है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, जैसे अभी सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, पेटाफ्लॉप्स, एक्साफ्लॉप्स, है ना, इस तरह से जो है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। क्या ये सुपर कंप्यूटर की यही जो है परफॉर्मेंस मेजर है? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी हैं, जैसे मान लीजिए मेमोरी बैंडविड्थ, लेटेंसी, इसके या आर्किटेक्चरल फीचर, ये भी फ्लॉप्स के अलावा ये भी कुछ फीचर हैं, तो जिसके बेस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जज होती है, ठीक है दोस्तों। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है मास ऑफ एन एस्ट्रोनॉट विल डिक्रीज ऑन मून सरफेस ड्यू टू लो ग्रेविटेशन ऑफ मून। सेकेंड है as an astronaut on moon surface won't be able to listen to another astronaut. 1 only, 2 only, both 1 and 2। देखो ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप वैसे जज कर सकते हो कि इजी है, तो आप स्टॉप करके इसको देखो। जिसने स्पेस का बेसिक पढ़ा है उसके अंदर वो इसको कर पाएगा। पहली स्टेटमेंट है मास तो देखो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वेट जो है वो चेंज होता है, वेट इज इक्वल टू mg, है ना, तो हम बात करते हैं मास इनटू ग्रेविटी, राइट। सो यहाँ पे क्या है, मास तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिक्रीज ये गलत है। सेकंड है क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि आपको साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, तभी साउंड ट्रैवल करती है ना। तो इस हम जब बात करते हैं स्पेस के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती, राइट। कुछ गैलेक्सी हैं उनके आसपास साउंड जनरेट जरूर होती है, लेकिन जो बीच में डिस्टेंस है वहाँ पे कुछ हमें मीडियम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ये थी दोस्तों 5 सवाल। आई होप कि आपको ठीक लगे होंगे, आपको लगा होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है या उसके अंदर, या कोई आपने गलती की है तो उसको आप सुधार भी सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।